हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोग स्थिति समय ग्राफ द्वारा गति का विश्लेषण पढ़े थे। इसके पश्चात मैंने आपको त्वरण के प्रकार, जिसमें एक समान त्वरण, असमान त्वरण के प्रकार, औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण की चर्चा मैंने की थी। इसके पश्चात मैं अगर पुनः बात करूं तो मैंने आपको स्थिति समय ग्राफ भी पढ़ाया था, वेग समय ग्राफ पढ़ाया था। ठीक है, वेग समय ग्राफ में मैंने आपको एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ पढ़ाया था और असमान गति के लिए भी वेग समय ग्राफ पढ़ाया था। इसी के साथ साथ मैंने वेग समय ग्राफ से विस्थापन को ज्ञात करने के लिए भी बताया था कि कैसे विस्थापन की गणना वेग समय ग्राफ से की जाती है। तो इतनी सभी टॉपिकों को डिस्कस करने के पश्चात आज हम लोगों की टॉपिक होगी वेग समय ग्राफ द्वारा गति का विश्लेषण। तो जैसे मैंने आप लोगों को स्थिति समय ग्राफ द्वारा गति के विश्लेषण को समझाया था ग्राफ बना करके, सेम वही कंडीशन यहाँ भी होगी। इसमें भी मैं वेग समय ग्राफ बनाऊंगा और वेग समय ग्राफ की सहायता से गति का विश्लेषण करें। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग पुनः आज वेग समय ग्राफ को बनाएंगे और वेग समय ग्राफ के द्वारा गति के विश्लेषण की व्याख्या करेंगे कि कौन कौन सा ग्राफ किस किस बात को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैंने आप देखेंगे तो मैंने वाई अक्ष पर सब ग्राफ में मैंने वेग को दिखाया है और सभी एक्स अक्ष पर मैंने समय को दिखाया है। तो वेग समय ग्राफ के लिए मैंने इतने फिगर बनाए हैं, कितने? 9। मैंने 9 फिगर बनाए क्योंकि हमको पता है कि जो वेग समय ग्राफ होता है वह त्वरण को प्रदर्शित करता है और जो स्थिति समय ग्राफ होता है वह वेग को प्रदर्शित करता है। ओके, तो ये वेग समय है, तो वेग समय ग्राफ से त्वरण की गणना की जाती है, ऐसा हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो देखा जाए कि पहला ग्राफ इसमें रिप्रेजेंट क्या करता है। ठीक है, अगर मैं पहले ग्राफ की बात करूं तो पहले ग्राफ में मैं देख रहा हूं कि जो वेग समय वक्र है उसमें वेग समय वक्र समय अक्ष के समांतर है, यानी कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है इसका मतलब कि त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है, अर्थात ग्राफ 1 में जो वस्तु है वह शून्य त्वरण से गति कर रही है। ओके, ग्राफ 2 में क्या कहेंगे कि ग्राफ 2 में वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ कर धनात्मक त्वरण से गति करती है। विरामावस्था से, चूंकि जो वस्तु की
वस्तु की स्थिति है वो 0 पर थी, यानी कि यहाँ पर विराम की अवस्था रही होगी, वस्तु का वेग 0 रहा होगा, तो विराम अवस्था से ये गति प्रारंभ कर रही है। ग्राफ 3 में देखा जाए तो वस्तु की स्थिति यहाँ से शुरू होती है, यानी कि अब यहाँ पर आप विरामावस्था नहीं, आप इसको अब कहेंगे प्रारंभिक वेग से या प्रारंभिक अवस्था से। तो आप कहेंगे कि ग्राफ 3 में वस्तु प्रारंभिक वेग से धनात्मक त्वरण के साथ गति करती है। प्रारंभिक वेग है, यहाँ पर ऑलरेडी वस्तु चल रही है और वो एक समान त्वरण से आगे गति कर रही है। ठीक, ग्राफ 4 की अगर हम बात करें तो देख रहे हैं कि जो वस्तु है वह प्रारंभिक वेग से गति प्राप्त कर नियत ऋणात्मक त्वरण प्राप्त करती है। देख रहे हैं कि इसका वेग धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो इसमें ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न हो रहा है। ग्राफ 5 में हम लोग क्या कहेंगे कि जो वस्तु है वह विरामावस्था से गति प्रारंभ कर असमान त्वरण से गति करती है। देख रहे हैं कि हमको इसमें एक वक्र रेखा या कि जिसे आप टेढ़ी मेढ़ी लाइन कहते हैं, सीधी रेखा प्राप्त नहीं है, इसीलिए हम इसको एक समान त्वरण नहीं कह सकते हैं, असमान त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे ग्राफ 5 में, जो वस्तु है वह विरामावस्था से गति प्रारंभ कर असमान त्वरण से गति करती है। ठीक है, बढ़ते हुए, उसमें बढ़ते हुए होगा। और इसमें देखा जाए तो इसमें भी जो वस्तु है विरामावस्था से ही प्रारंभ करती है और घटते हुए असमान त्वरण से गति करती है, उसमें बढ़ते हुए असमान त्वरण से और इसमें घटते हुए असमान त्वरण से। इस पोजीशन में देखा जाए कि समय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और वेग बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है, तो कल मैं बताया था कि यह एक असंभव स्थिति होती है। ओके, ग्राफ 8 में कि इसमें जो वस्तु है वह ऋणात्मक वेग से गति को प्रारंभ कर ऋणात्मक त्वरण से गति करती है। और इसमें अगर बात की जाए तो जो वस्तु है वह धनात्मक वेग से गति को प्रारंभ करती है, लेकिन ऋणात्मक वेग प्राप्त करते हुए या ऋणात्मक त्वरण से गति करती है या प्राप्त करती है। तो इस तरीके से मैंने आपको वेग समय ग्राफ के द्वारा गति के विश्लेषण को प्रदर्शित किया। ठीक है, तो इतने तरीके का ग्राफ और इस ग्राफ की सहायता से गति को मैंने आपको बताया। ओके, सो फिगर आप बना करके जो मैंने अभी आपको बताया है उसको आप नोट कर सकते हैं कि कौन सा ग्राफ क्या प्रदर्शित कर रहा है। ओके, नोट कर लीजिए। अगली टॉपिक होगी हम लोगों की गति के समीकरण। इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो गति के समीकरण हैं क्या? हम लोग भौतिक विज्ञान तो बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। कोई भी वस्तु गति को प्रारंभ करती है यानी कि प्रारंभिक वेग, और अपने वेग में वृद्धि करती है यानी कि उसके वेग में त्वरण उत्पन्न होता है ए। वेग को वृद्धि करने में कुछ न कुछ समय लेता है टी। और जब वेग यानी कि जब वो अपनी गति को प्रारंभ करता है, वेग प्रारंभ करता है और कहीं जाकर के रुकता होगा, तो इन दोनों के दौरान वो कुछ न कुछ दूरी तय करता है यानी कि s। ठीक है, तो वस्तु के प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, उसमें उत्पन्न त्वरण, लिए गए समय में तय की गई दूरी में जो संबंध स्थापित किया जाता है वही क्या कहलाता है? गति का समीकरण कहलाता है। तो गति के 3 समीकरण हैं। ठीक है, गति के कितने समीकरण हैं? 3 समीकरण। तो बारी बारी से हम लोग तीनों समीकरणों को सिद्ध करेंगे। हाँ, इन तीनों समीकरणों को सिद्ध करने की 3 विधियां हैं। एक तो गणितीय विधि कही जाती है, यानी कि जिसको आप कहते हैं बस गणित का समीकरण सिद्ध कीजिए। दूसरा ग्राफ विधि होता है और तीसरा कलन विधि होता है। तो आपको आज मैं जनरल विधि बता रहा हूँ जो सामान्यतः हमेशा प्रयोग होती है, लेकिन एग्जाम की दृष्टिकोण से जिस विधि के द्वारा आपसे पूछा जाएगा, अगर उसने कहा ग्राफ विधि नहीं, कलन विधि नहीं, तो आप किसी भी विधि से गति के समीकरण, उसने कह दिया गति के प्रथम समीकरण का निगमन कीजिए और उसने किसी भी विधि का नाम नहीं लिया, तो आप
फ्री हैं कि तीनों विधियों में से किसी भी विधि के द्वारा समीकरण का निगमन कीजिए। अगर वो कंडीशन कर कि ग्राफ विधि के द्वारा, तो भाई स्वाभाविक सी बात है, तब आपको ग्राफ विधि के द्वारा ही लगाना पड़ेगा। कलन विधि के द्वारा, तब तो कलन विधि। अगर कोई विधि का नाम नहीं लेता है तो तीन विधियों में से आपको जो भी विधि आती है उस विधि का प्रयोग आप गति के समीकरण को सिद्ध करने में लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले समीकरण की बात करता हूं। पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u तथा त्वरण a t सेकंड के पश्चात वस्तु का अंतिम वेग भी हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं त्वरण बराबर क्या? त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। ओके, त्वरण को हम लोग किससे दिखाते हैं? ए से। वेग परिवर्तन माने अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान समयांतराल को मैंने क्या बनाया है? टी। तो अगली लाइन में लिखा क्या जा सकता है? ए टी इक्वल टू भी माइनस यू को इधर भेज देते हैं तो u प्लस ए टी, और ये बराबर किसके है? v के, यानी कि v बराबर लिखा जा सकता है u प्लस ए टी। तो सर यही है गति का पहला समीकरण। ओके, तो इस तरीके से हम लोग गति के पहले समीकरण को प्रूफ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग गति के पहले समीकरण को तो नोट कर ही चुके होंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं गति के दूसरे समीकरण की। तो लिखेंगे, या टॉपिक होगी गति का दूसरा समीकरण, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, चलिए सर शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण a है। ओके सर, t सेकंड के पश्चात वस्तु का वेग भी हो जाता है। ठीक सर, अगर t सेकंड के पश्चात वस्तु का वेग भी हो जाता है तो एक सेकंड में त्वरण क्या है? a है, वो भी एक समान है। तो एक सेकंड में वेग में वृद्धि कितनी होगी? तो हम लोग लिखेंगे
1 सेकंड में वस्तु के वेग में वृद्धि। भाई उसने वेग तो u से शुरू ही किया था और 1 सेकेंड यानी कि उसके त्वरण की वृद्धि हुई होगी u प्लस ए। 1 सेकेंड में इतने, सॉरी सर, एक सेकेंड में वस्तु के वेग में वृद्धि, तो वस्तु के वेग में जो वृद्धि है वह तो उसके त्वरण के बराबर होगी। ओके, चलिए गति प्रारंभ होने के 1 सेकेंड पश्चात वस्तु का वेग। गति शुरू हो गई, तो जब गति शुरू हुई होगी तो उसका वेग u था और 1 सेकेंड में उसके वेग में वृद्धि हुई होगी a की, यानी कि उसका वेग क्या होगा u प्लस ए। गति समाप्त होने के 1 सेकेंड पहले वस्तु का वेग। चलिए सर, अंतिम वेग तो उसका भी रहा होगा और उसके 1 सेकेंड पहले यानी कि a की कमी रही होगी v माइनस ए। तो वस्तु का औसत वेग क्या हो जाएगा? वस्तु का औसत वेग क्या लिखा जा सकता है सर? दोनों वेग u प्लस ए प्लस v माइनस ए, और 2 को जोड़ रहे हैं तो 2/2 हो जाएगा। ये माइनस ए प्लस ए से कैंसिल होगा, क्या मिलेगा u प्लस v बाई। चलिए सर इसी प्रकार एक बार और करते हैं। इसी प्रकार गति प्रारंभ होने के 2 सेकेंड पश्चात वस्तु का वेग। अब मैं 2 सेकेंड की बात कर रहा हूं तो u प्लस 2a, गति समाप्त होने के 2 सेकेंड पहले वस्तु का वेग। क्या होगा? अंतिम वेग तो v है तो 2a की कमी होगी, v माइनस 2a। अब यहां निकालते हैं वस्तु का औसत वेग। वस्तु का औसत वेग क्या होगा? u प्लस 2a प्लस v माइनस 2a और बाई 2, ये माइनस 2a प्लस 2a से कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा u प्लस v और बाई 2, u प्लस v बाई 2। तो मैं देख रहा हूं कि औसत वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो 1 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद, 3 सेकेंड बाद कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अब हम निकाल लेते हैं t सेकेंड पश्चात या t सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। इसी प्रकार t सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर। तो अगर t सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो औसत वेग और ये गुणे कितना है? समय t है। औसत वेग की वैल्यू कितनी है?
u प्लस भी बाई 2 और ये इंटू टी। गति के प्रथम समीकरण को हम लोग जानते हैं, u प्लस भी बराबर क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी और पूरे के बटे 2 और ये इंटू टी। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ गति के प्रथम समीकरण से क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। ओके, अब आप इसको जोड़ लीजिए, u प्लस यू 2u प्लस ए टी बाई 2 और ये बाहर कितना है टी का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। अगर मैं अलग अलग करूं तो 2ut तय की गई दूरी ये s बराबर होगा, यानी कि s बराबर 2ut बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अंततः हमको ये एक समीकरण मिल जाता है जिसे क्या कहते हैं, गति का दूसरा समीकरण कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग गति के दूसरे समीकरण को सिद्ध कर लेते हैं। ओके, राइट डाउन, इसे आप नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने गति के पहले और दूसरे समीकरण को पढ़ लिया। गति का एक समीकरण और बचा है, गति का तीसरा समीकरण, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, तो हम लोग जानते हैं गति का प्रथम समीकरण, तो लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, गति का पहला समीकरण हम लोग जानते हैं क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, v स्क्वायर बराबर u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। इसको आप सरसंख्या की सहायता से ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u ए टी। ठीक, इसको मैं थोड़ा अपने समीकरण को प्राप्त करने के अनुसार एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं 2u ए टी को पहले कर लेता हूँ, हालांकि फार्मूले के अनुसार 2u ए टी ही पहले आता, लेकिन जो हम लोग रटी रटाई फार्मूला याद करते हैं उसके अनुसार बी स्क्वायर हम लोग पहले कर देते हैं और 2a भी बाद में कहते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर भी स्क्वायर इक्वल टू ये यू स्क्वायर है। मैं इसमें से 2a को कॉमन कर लेता हूँ, 2a इसमें से 2a यहाँ से भी, तो फिलहाल इसमें तो 2a नहीं है, लेकिन इसमें मैं 2 का गुणा और 2 का भाग कर देता हूँ, तो गुणे वाला आ जाएगा बाहर और ये a आ जाएगा बाहर। तो ये मैंने 2a बाहर कर लिया। 2a जब आप बाहर कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ut प्लस यहाँ 2 गुणा और 2 भाग किया गया था, गुणे वाला आया बाहर, भाग वाला बचा हुआ है, और एक a बाहर आ गया, एक a बचा हुआ है, ए टी स्क्वायर और बटे, देखते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, इसको मैं पुनः लिखता हूँ ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ज़रा देखिए ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अभी मैंने पीछे पढ़ाया, समीकरण का गति का दूसरा समीकरण है, तो क्या लिखेंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, ये किसके बराबर है, ये पूरा s के बराबर है। तो गति का दूसरा समीकरण क्या मिल जाता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। यस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बराबर s, कहाँ से, गति के दूसरे समीकरण से। ओके, तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को गति का
इस तरीके से मैंने आपको गति का तीनों समीकरण सिद्ध करके दिखा दिया। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। बाकी सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।